हम्म। तो यहाँ हमने सबसे पहले संज्ञा के 5 भेद पढ़ लिए थे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसके बाद आता है लिंग, ठीक है। तो लिंग आप जानते हैं कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, ठीक है। शब्द किस जाति का है, जाति से अर्थ उसका जो है मतलब नर है कि मादा है। नर से जुड़ा हुआ शब्द है कि वो शब्द मादा से जुड़ा हुआ है। मादा मतलब फीमेल, स्त्रीलिंग, मादा स्त्रीलिंग, नर हुआ ना पुल्लिंग, ठीक है। तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, ठीक है। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान, ठीक है। तो अगर पुरुष जाति का या नर है तो उसको हम पुल्लिंग कहते हैं, और अगर मादा है तो स्त्रीलिंग कहते हैं। आप शायद जानते होंगे। हाँ। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। डेफिनेशन हो गया। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का पता चलता है, उसका बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो तरह के हिंदी में जो है 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग हो गया पुरुष और स्त्रीलिंग हो गया स्त्रीलिंग। नाम पुरुष से पु खाली ले लिया तो पुल्लिंग हो गया शॉर्ट में, और पुरुष का लिंग यानी पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस तरह से शब्दों को हम दो तरीकों में बांट लेते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि कभी पूछ सकता है ग्रामर में, तो इसलिए हम ये चीज़ें जान ले रहे हैं। अब इसमें पुल्लिंग शब्दों की पहचान, ये सब तो हमें बचपन में जब पढ़े थे तब कराया गया था कि जैसे पर्वतों के नाम हैं, ठीक है, ये पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। नहीं, बस सुन लीजिए। वृक्षों के नाम ये भी पुल्लिंग होते हैं, पीपल, बरगद, नीम, आम। सागरों के नाम, ठीक है, अरब सागर, बंगाल सागर। अनाजों के नाम, रत्नों, फलों के नाम, ठीक है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। आम, केला, नाशपाती, तरबूज, ठीक है। कुछ पुल्लिंग शब्द प्रत्ययों के योग से बनते हैं। खैर छोड़िए, इतना हम नहीं जानना है। तो सामान्यतः आप जो है किसी शब्द को इस तरह से पहचान सकते हैं कि अगर उसके अंत में ई होता है या, ठीक है, ई होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है। ये एक सामान्य पहचान है कि जैसे थाली, प्याली, अगर प्याला कहेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। प्याली कहेंगे, ऐसे आप जानते हैं कि जैसे लड़का, लड़की, आ अगर होता है सामान्यतः तो पुल्लिंग होता है, और ई होता है तो स्त्रीलिंग होता है। ये एक सामान्य तरीका है, ठीक है ना। जैसे लड़का और लड़की, ठीक है। तो प्याला और प्याली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आप ये समझिए कि बर्तनों के नाम जो हैं, कुछ बर्तनों के नाम जो है वो जनरली अगर उसके अंत में ई है तो वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कप, तो कप है
तो कप अगर है तो खाली वो पुल्लिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्याली उसी को बोले, प्याला और प्याली होता है। हाँ, ठीक है। तो खैर, नदियों के नाम, नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। गंगा, कावेरी, यमुना, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग माने जाते हैं। नदियों के साथ स्त्रीलिंग होता है। और चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं शब्द। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, क्योंकि लिंग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं कि हमें बताना है कि वो शब्द जो है नर जाति का है या मादा जाति का है, ठीक है। तो अब हर चीज़ के लिए अलग अलग शब्द करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे शब्द बहुत हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि अगर हम शब्दों में ही कुछ हल्का परिवर्तन करके उसका अगर हमें दूसरा शब्द मिल जाए जो दूसरा अर्थ हो तो बड़ा अच्छा है। तो इस तरह से जैसे हम क्या करते हैं कि प्रत्ययों के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे आपको। उपसर्ग प्रत्यय बताए थे ना जी, कि जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग हो गए और जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय हो गए। तो उपसर्ग मैंने बताया था कि लगते हैं तब जनरली शब्द का मतलब ही पलट जाता है, लेकिन प्रत्यय जोड़ने से मतलब नहीं पलटता है, ठीक है, कुछ बदलाव हो जाता है उसमें। तो यहाँ यही कहा है कि कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ शब्दों की सूची दिया हुआ है कि जैसे देव, तो देवी, देव पुल्लिंग है तो देवी, ठीक है। राजा तो रानी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ये है कि ई तो लगता है लेकिन शब्द जो अक्षर है अंतिम के वो भी कुछ बदल जाते हैं, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है कि ई लग जाता है, ठीक है, तो शब्द का जो है कुमार, कुमारी, या कुंवारा, कुंवारी, अधूरा, अधूरी, ठीक है, लिखा, लिखी, पढ़ा, पढ़ी, ठीक है। तो एक हमें याद रखना है कि जो क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है, उनके अंत में खाली प्रत्यय बदल जाने से जो है वो उनका लिंग बदल जाता है। जैसे ही मैंने बताया कि पढ़ा, पढ़ी, लिखा, लिखी, सोया, सोई, उठा, उठी, ठीक है। और कुछ शब्दों के यहाँ पर आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया हुआ है, ठीक है। नाग होगा, नागिन कर दिया, हाँ, खैर इतना काफ़ी है। फिर देखिए वचन। अब वचन जो है, वचन का साथ अर्थ है संख्या, वचन का अर्थ है संख्या। तो ये है कि शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप को वचन कहते हैं। जब शब्दों से हमें उसका संख्या का पता चले, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि अब हम किसी चीज़ कुछ हम बताना चाह रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, है ना, ये भी स्पष्ट होना चाहिए सामने वाले को। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि एक पेड़ गिर गया आंधी में, है, तो मैंने बोला पेड़ गिरा, है,
पेड़ गिरा। अब इसमें है कि कई पेड़ अगर गिर गए तो उसको कैसे बताएंगे? ठीक है, तो उससे हमें कुछ बदलाव करना होगा इसमें, जिससे ये अर्थ निकले कि कई पेड़ गिरे, तो वहां वचन का इस्तेमाल होता है। समझ गए? वचन का इस्तेमाल होता है। तो वचन हिंदी में क्या क्या है? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में है, वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। नहीं, वो संस्कृत में है, आपको पढ़ाया गया है। हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन का ही ये है। ठीक है, तो जैसे जिससे एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे अधिक का होता है वो बहुवचन होता है। जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, गधा, गधे। ठीक है, तो इसमें कैसे ये हम बदलाव करते हैं? ठीक है, तो जैसे कुछ शब्दों में है कि ए जोड़ने से, पुल्लिंग शब्द है तो ए जोड़ने से वो बहुवचन हो जाता है। जैसे बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, लड़का, लड़के। ठीक है, ए जोड़ने से एक तो बहुवचन हो जाता है। अच्छा, दूसरा है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें एक वचन और बहुवचन में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे घर, तो एक घर हो या बहुत घर हो उनके लिए घर ही कहा जाता है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होता है। हाथी, हाथी ही रहता है। साधु, साधु ही रहता है। ऋषि, ऋषि ही रहता है। ऋषि बोलते हैं, उसके बाद मुनि क्यों जोड़ दिया जाता है? ऋषि मुनि पूरा वर्ड है। नहीं नहीं, वो ऋषि और मुनि तो वो अलग अलग, एक्चुअली वो उनका लेवल है, कैटेगरी है। समझ गए? ठीक है, तो कुछ ऋषि होते हैं, कुछ मुनि होते हैं, तो उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं। कैसे कहते हैं कि चाय पानी खाए किए, क्योंकि चाय भी होता है नाश्ते में और पानी भी होता है। चाय भी दिया जाता है और पानी भी दिया जाता है, तो कहते हैं कि चाय पानी हुआ। लेकिन ऋषि अलग है, मुनि हाँ, अलग है। तो साधु में क्या फर्क है? साधु भी तो ऋषि ही होंगे। अब ये सब का कैटेगरी अलग अलग है। अब हमको उसमें क्या पढ़ना है कि किसको साधु कहते हैं, किसको ऋषि कहते हैं, उसमें हमें नहीं जाने की ज़रूरत है। आपने पूछा कि सर ऋषि मुनि, मैंने बता दिया कि दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन चूंकि वो दोनों साथ में रहते हैं, जैसे गुरु और शिष्य, तो कुछ गुरु होते हैं, कुछ शिष्य होते हैं, साथ में एक जगह पढ़ते हैं, रहते हैं, गुरु भी रहते हैं वहाँ, शिष्य भी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो दोनों जाते हैं। तो उसी तरह ऋषि और मुनि भी साथ में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऋषि मुनि हम एक को नहीं, हम जैसे ग्रुप को कहना चाह रहे हैं कि ऋषि मुनि सब आ गए, यानी ऋषि लोग भी और मुनि लोग भी आ गए। मुनि मतलब वहाँ का संत लोग उनके साथ। नहीं नहीं, वो अलग उसमें है, मतलब जैसे कैसे होता है कि कोई छठे का स्टूडेंट है, कोई 8वें का है, कोई 10वें का, अलग अलग लेवल। हाँ, तो ऋषि और मुनि थोड़ा सा फर्क इनमें होता है, बस इसका जान। भालू, भालू, पेड़, पेड़, पेड़ में बताना चाह रहा था कि इसमें एक वचन हो बहुवचन, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अरे अब नहीं, देखिए अब इतना हमें नहीं जानना है, इसलिए हमें किस लिए पढ़ना है उन सब में। अकारांत है कि जो अकार से जिनका अंत है, जैसे घर अंत में अ है इसके, इसको अकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत जिसके ई है अंत में, जैसे हाथी। उकारांत जैसे गुरु, तो साधु, ये उकारांत शब्द हो गए। ठीक है, संबंध सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं।
संबंध जो संबंध हमारा रिश्ते नाते बताते हैं। और एक खास शब्द है राजा। तो राजा है, लेकिन राजा में भी राजाओं होता है, लेकिन चलिए राजा को छोड़िए। जैसे दादा, तो दादा, हाँ वो दादा, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। दादा तो दादा ही रहता है, पिता तो पिता ही रहता है, मामा तो मामा ही रहता है, चाचा तो चाचा। कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन ये सब जोड़ के बहुवचन बनते हैं। जैसे एक के लिए शब्द है, अगर उसका कईयों की बात करते हैं तो उसके आगे ये शब्द जुड़ जाते हैं, गण, वर्ग और जन। जैसे अध्यापक, एक अध्यापक को अध्यापक, अगर बहुत सारे अध्यापक हैं तो अध्यापक गण हो जाता है, अध्यापकों भी हो जाता है, लेकिन अध्यापक गण। पाठक, पाठक वर्ग हो जाता है। गुरु, गुरुजन हो जाता है। ठीक है, हमें जानना नहीं ये सब, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना बेसिक नहीं पूछेगा। ये कौन सी क्लास का है? फर्स्ट क्लास? क्लास का नहीं है, क्लास का बात, फर्स्ट क्लास नहीं है, वो एडवांस का है। फर्स्ट क्लास में थोड़े इतना क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें उसमें उतना एडवांस में जाना नहीं है, उतना जो पूछा नहीं जाना है तो उसे करके हमें क्या करना है। कई में मैंने बताया था कि जैसे आ है तो उसमें ए हो जाता है, जैसे आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, गेंद, गेंदें। ठीक है, ये जो है बहुतों में लग जाता है। आकारांत भी होते हैं, उनमें भी लग जाता है। जैसे सभा, आ है तो सभाएं, माता, माताएं, आशा, आशाएं। इकारांत शब्द में या जुड़ जाता है। ठीक है, जहाँ ई है। नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कहानी, कहानियाँ, सखी, सखियाँ। चलिए थोड़ा सा आपने बता दिया, ज़्यादा इसमें जाने के लिए। तो ये हमने पढ़ा लिंग और वचन। क्यों पढ़ा? क्योंकि संज्ञा में थोड़ा सा बदलाव करके हम उनका लिंग और वचन बदल सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा सूचना दे सकते हैं। जैसे एक शब्द है लड़का, तो उसी में ई कर दिया तो लड़की के लिए हमें शब्द मिल गया कि नर के लिए लड़का है तो मादा के लिए लड़की। ये जन, ये सब जो वर्ड है वो भी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। हाँ, तो उससे हमें संज्ञा जो शब्द हैं उनमें थोड़ा बदलाव करके लिंग चेंज हो जाता है और वचन भी बदल जाता है। जैसे लड़का तो लड़के, लड़की, लड़कियां। ये संज्ञा से जुड़े हुए थे, इसलिए हम इनको संज्ञा के साथ पढ़े। संज्ञा, लिंग और वचन हमने देख लिया। अब आता है सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम उस शब्द को, विकारी शब्द बोला जिसमें परिवर्तन होता है, इसलिए उसको विकारी शब्द बोलते हैं। हर जगह आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि एडवांस लेवल का है तो उसमें आपको ये विकारी और अविकारी शब्द मिलेगा हमेशा। विकार कहते हैं कोई बदलाव को। ठीक है, विकार जो होता है, विकार का अर्थ होता है कोई बदलाव, और वो जनरली विकार शब्द नेगेटिव सेंस में यूज होता है। बदलाव का मतलब उसमें कोई बेकार बदलाव हो रहा है। चेंज देखिए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन हाँ, तो विकारी शब्द है कि मतलब जिसका रूप में कोई बदलाव होता है। अविकारी होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसको अविकारी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा के बदले आता है क्योंकि उसका संबंध होता है संज्ञा से। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो हाँ, संज्ञा
किसको हमने बोला कि हर किसी भी चीज़ के नाम को पहले तो संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी भी चीज़ का इस दुनिया में जो है उसके नाम को संज्ञा, टेबल, कुर्सी, मेज़, किताब, रिमोट, ये सब क्या है, संज्ञा। अब इनके बदले जो हम शब्द इस्तेमाल, इनके नाम के बदले जो अगर कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। ठीक है, तो जैसे अब मेरा नाम क्या है, राकेश। कोई कहेगा कि राकेश अच्छा आदमी है, तो राकेश संज्ञा हो गया। लेकिन अगर संज्ञा की जगह कुछ और कहता है, वो अच्छा आदमी है, वह अच्छा आदमी है, तुम अच्छे आदमी हो, मैं अच्छा आदमी हूं, ठीक है, तो ये सब सर्वनाम, मैं, तुम, वह, यह, सर्वनामों के प्रयोग के कारण बार बार संज्ञा को दोहराना नहीं पड़ता। और इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं कि जब संज्ञा को बार बार दोहराने की जरूरत ना हो, है ना। तो देखिए, आदमी क्या है, स्वभाव से आलसी है। आदमी जो है स्वभाव से आलसी है, वो ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहता है, ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी प्रयास, मेहनत नहीं करना चाहता है। बोलने में भी उसको प्रयास करना पड़ता है। ऐसे तो लोग बोलने छोड़ दीजिए तो दिन भर बोलते रहे। बोलना तो आदमी को लगता है कि सबसे आसान जो है लेकिन बोलने में भी बहुत से लोग जो है ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अब बार बार, अब जैसे मान लीजिए रमेश के बारे में बात किया जा रहा है लोगों के द्वारा, अब बार बार वो कहें रमेश अच्छा आदमी है, दूसरा बोले रमेश अच्छा पढ़ने में है, तीसरा बोले रमेश सो रहा था, फिर बोले रमेश कल पटना गया था, रमेश नहा लिया है। तो बार बार रमेश शब्द आदमियों को लगता है कि अरे भाई, जब उसी के बारे में बात हो रहा है तो हम बार बार रमेश शब्द किस लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बात ही रमेश के बारे में हो रही है। तो इतना हम लोग सब बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हैं, मुंह से इतना प्रयास। तो हम लोग रमेश शब्द इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, उसकी जगह सर्वनाम, नहीं वह अच्छा आदमी है। अरे नहीं भाई, वह जो है अच्छा आदमी नहीं है, वह बहुत बेकार आदमी है, वह ऐसा ऐसा किया था, उसने ये किया। अब हम नाम नहीं ले रहे हैं रमेश का, क्योंकि रमेश ऑलरेडी नोन है हमारे लिए कि रमेश की ही बात हो रही है। तो जब संज्ञा के बारे में जानकारी होती है, ठीक है, और उसके इस्तेमाल करने की बार बार जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे में हम संज्ञा की जगह जिस शब्द को इस्तेमाल करते हैं वह शब्द जो है सर्वनाम होता है। समझ गए सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? मनुष्य मुंह ज़्यादा नहीं चलाना चाहता, ठीक है ना। तो मुंह कम चलाना पड़े और बार बार एक ही चीज़ को कहना पड़े, वो कहने में भी वो बुरा लगता है, अजीब लगता है, और सुनने वाले को भी थोड़ा अजीब लगता है कि एक ही चीज़ बार बार। तो सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर आते हैं, पहली बात। कुछ नियम है सर्वनाम के लिए। और संज्ञा की भांति सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन दोनों वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसा संज्ञा वैसा ही सर्वनाम, सीधा समझ लीजिए, उसका कार्बन कॉपी होता है। जैसा संज्ञा रहेगा वैसा ही सर्वनाम हो रहा है। तो लिंग भी उसी अनुसार बदल जाता है। सर्वनाम जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसका रूप एक ही रहता है, अगर उसमें वो देख लेंगे हम लोग। और सर्वनाम के संबंध कारक के रूप विशेषण के समान काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर्वनाम भी जैसा संज्ञा का लिंग रहेगा वैसा ही उसका भी लिंग बदलता है। जैसे मेरा घोड़ा, मेरी या तेरी घोड़ी हो जाएगा। अगर घोड़ी है तो मेरी हो जाएगा, घोड़ा है तो मेरा हो जाएगा।
तो घोड़े का संबंध बता रहा है जो शब्द, मेरा और तेरा यहाँ संबंध है, वो भी तो वो जो सर्वनाम है उसका भी रूप संज्ञा के आधार पर बदल जाता है। जैसे मेरे, देखिए लिंग की बात है तो मेरा घोड़ा और मेरी घोड़ी हो जाएगा, मेरा बेटा मेरी बेटी हो जाएगा, समझ गए। लेकिन वचन भी चेंज हो जाएगा, मेरा बेटा मेरे बेटे, समझ गए। तेरा बेटा तेरे बेटे, तेरी बेटी तेरी बेटियां, समझ गए ना। हाँ, तो इस तरह से जो है उनका भी संज्ञा के अनुसार रूप बदलता है, इसीलिए इसको विकारी शब्द कहे, समझ गए ना कि रूप इनका बदलता है। अब हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, आप लोग के लिए बढ़ गया, हम लोग के समय 8 होते थे, ठीक है, तो 3 और बढ़ गया। अब सर्वनाम आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, हाँ, तो आपको ये आप लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे। हाँ, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, ठीक है। अब इसमें पहला है प्रयोग के अनुसार कुल 6 भेद है। प्रयोग के अनुसार देखिए क्या क्या है, आपको यही सब टाइप से याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहला होता है सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए क्या लिखा है कि जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुष, ये सब याद करना होगा, पूछा गया क्वेश्चन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है, यानी कि जो अपने लिए किए जाते हैं उनको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पढ़े हुए होंगे, सब याद आ जाएगा। तो सबसे पहला है उत्तम पुरुष, जो स्वयं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, मैं और हम। मैं पढ़ रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। यहाँ पर हम उसको थर्ड पर्सन को, तो उसको फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। वो अर्थ खाली मतलब उसका नाम अलग अलग है, बात वही है। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे 10 रुपए चाहिए, हम दोनों बहनें हैं। तो हम हो गया, मैं हो गया, ठीक है, ये सब उत्तम पुरुष हो गया। फिर मध्यम पुरुष है पाठक या श्रोता, यानी दूसरा वाला जो सुनने वाला है। लिखने पढ़ने वाले को भी यहाँ कर लिया कि अगर लिखित रूप में कर रहा है तो पढ़ने वाला बेसिकली होता है जो दूसरे जो सुनने वाला है। तो पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, यानी ये हो गया सेकंड पर्सन। जैसे तू, तुम, आप। तुम कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, ठीक है, सुनने वाले से। और फिर हो गया थर्ड पर्सन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अन्य पुरुष। हम दोनों के अलावा किसी और की हम बातें कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए। मान लीजिए हम दोनों बातें कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए क्या कहूंगा, मैं। आपको क्या बोलूंगा, तुम। और किसी थर्ड पर्सन के लिए जो इस्तेमाल, तो ये हो गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब कहे कि सर इसको उत्तम पुरुष क्यों बोलते हैं? भाई बोलने वाले के लिए, बोलने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होता है? अपने आप के बारे में कहना।
भाई आदमी ही सबसे खुशी उसके किसके बारे में बात करने से होती है? अपने बारे में बात करने से। हाँ, तो इसीलिए उसको कहा गया उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष। तो आपके बारे में जिससे बात करना है उसके बारे में बात करना, फिर उसको चलो भाई मेरे ठीक है मध्यम पुरुष है ना। और अन्य पुरुष जो बेकार, जिसके बारे में कोई खास मतलब नहीं है, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तम पुरुष, क्योंकि फर्स्ट पर्सन उसके लिए फर्स्ट कौन है? वो खुद। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो नाम रखा गया, बस ऐसे समझ लीजिए उसका। हाँ, फर्स्ट वहां कहा, यहाँ है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जा रही है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, किसी और के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह। अब मैं, तुम और हो गया वह। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, यह किताब है, ये क्या कह रहे हैं, वे अब जाने वाले हैं। तो यह वह, ठीक है, ठीक है, ये सब जो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पहले जो सर्वनाम हो गए क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद आ गए निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने आप, खुद। ठीक है, ये सब देखिए आपको रटना पड़ेगा, तो लिखना है। ठीक है, उदाहरण के साथ पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसका और कोई उपाय नहीं है आपको। हाँ, तो मैंने इसीलिए इससे आपको करा रहा हूं कि शॉर्ट में है बिल्कुल, कि जिसको आप डायरेक्टली याद करके लिख सके। ठीक है, वो सब में ज़्यादा डिटेल था, उतना आप पढ़ते और लिखने में रहिएगा, उलझ जाइएगा। तो इसलिए बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसलिए मैं आपको इससे दे रहा हूँ उदाहरण और मतलब सीधा सीधा दिया हुआ। तो मैं अपने आप आ गई, वह अपना काम आप करेगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं अपने आप। मैं खुद चाहता हूँ कि वह पढ़े। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक, जो सर्वनाम दूर या समीप की किसी निश्चित वस्तु के संबंध में बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे देखिए, अब इसमें जैसे क्या है, हाँ अनिश्चयवाचक भी आ गया ना, कि ये भी एक कैटेगरी है कि सर्वनाम जो होते हैं, जैसे मैं अगर बोलता हूँ मैं, तो आप पक्के तौर पर जान रहे हैं कि मेरे बारे में मैं बोल रहा हूँ। किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ? कि मैं अच्छा लड़का हूँ। तो आप जान रहे हैं कि मैं किसके बारे में ये बात कही जा रही है, मेरे बारे में बात कही जा रही है। मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे लड़के हो, तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल 100% श्योर कि किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि वह अच्छा लड़का है, किसके बारे में कह रहा हूं? आप बता सकते हैं? श्योर नहीं है। ठीक है ना, तो इसी तरह तो जो कुछ शब्द हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, कि जो सर्वनाम दूर या समीप की किसी निश्चित वस्तु के संबंध में बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चेयर उठ दीजिएगा तो। हाँ बैठिए। तो जो किसी नज़दीक या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहने वाला जो शब्द होता है, सर्वनाम होता है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित रूप से पता चल जाए। ठीक है, जैसे सबसे निश्चित हो गए भाई
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये तो मुझे पता है कि मैं अपने बारे में कह रहा हूं या आपके बारे में कह रहा हूं, तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों के से अलावा किसी और चीज के बारे में बात हो रहा है, यानी अन्य पुरुष के बारे में, तो अन्य पुरुष में भी कुछ ऐसे होते हैं जो निश्चित से बताते हैं, आप समझते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि यह एक सुंदर दरी है, यह एक सुंदर दरी है। अब यहां न मैं अपने बारे में बता रहा हूं, न मैं आपके बारे में बता रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, हैं? आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं कि ये इस दरी के बारे में बात हो रही है। तो यह जो हो गया, ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैं बोल रहा हूं यह एक सुंदर टेबल है, ठीक है, ये उत्तम पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष नहीं है, क्या है, अन्य किसी और चीज के बारे में बात हो रही है, पहली बात। लेकिन आपको बिल्कुल 100% आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस टेबल की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यह एक सुंदर टेबल है, या मैं कहता हूं यह बेकार टेबल है, तो आप समझ रहे हैं कि किस टेबल की बात हो रही है, बिल्कुल, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से यह, वह, ठीक है, ये सब जो है संकेतवाचक भी कहते हैं इनको, या निश्चयवाचक हो गया। जैसे यह मेरी मां है, तो हम जान रहे हैं कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर मैं कहूं कि यह मेरी मां है, तो आप समझ रहे हैं कि किस के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, निश्चयवाचक है। वह मेरे अध्यापक हैं, तो आप जान रहे हैं कि हम जब वह का इस्तेमाल हम सामान्यतः करते हैं तो किसी जो है फिक्स्ड निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में के लिए कहते हैं, तो वह हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, समझ गए, जिससे हमें निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, यहां एक साथ जोड़ दिया है, बोध न हो। जैसे कोई, अब हम कहें कि कोई अच्छा लड़का है, आप किसके बारे में समझ रहे हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई आदमी आया था, आप कहिए पिताजी से कि कोई आदमी आया था, तो आपके पिताजी समझ जाएंगे कि कौन से आदमी की बात हो रही है, नहीं समझेंगे। कोई मेरी बाइक चुरा गया, अब कौन चुरा गया भाई, तो नहीं पता। तो कोई, उसी तरह है कुछ, ठीक है, कुछ हो गया है, अब क्या हो गया है पता नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है, जैसे गाना है कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है भाई, डॉक्टर के पास जाइए, बोलिए कुछ तो हुआ है, कहेगा भाई क्या हुआ है कुछ तो हुआ है। अरे भाई कुछ हुआ है ठीक है, लेकिन क्या हुआ है। हाँ, तो ये कोई और कुछ, ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वहां कोई है, आपको नहीं पता कौन है, तो वहां कोई है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता भाई, खाना, पढ़ना, सोना, नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। खैर, तो ये सब हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, बस आपको जान लेना, याद करना है लिखने के लिए, क्योंकि सवाल पूछे जा रहा है। उसके बाद हो गए संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिस सर्वनाम का वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
हम कुछ कह रहे हैं और वो किसी और सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, ठीक है। जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, उसे। जैसे जो किया सो पाया। जैसे हम कहना चाह रहे हैं जो उठेगा वो खाएगा। तो जो किसी और के बारे में जोड़ने जा रहा है कि कौन, जो उठेगा सो, तो सो भी है कि जो उठेगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो उठेगा सो खाएगा। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, कहावत है। जो सो जैसा तैसा ये सब संबंध में हाँ, किसी और सर्वनाम से संबंध बताता है। जैसे जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जो सो रहा था उसने मौका खो दिया। शरीर साथ नहीं देगा, एकदम जबरदस्ती नींद आ रहा है। अरे यहाँ दूसरे अर्थ में कहा जा रहा है, यहाँ नींद के अर्थ में नहीं कहा जा रहा है कि वो अलग चीज है। यहाँ कहा जा रहा है कि सचेत रहना जरूरी है, सतर्क रहना, अलर्ट रहना जरूरी है। रेस्ट की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ आलस्य की बात कही जा रही है। तो जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। इसका अर्थ ये नहीं कि अब 24 घंटा आदमी जगा ही रहेगा तो पागल हो जाएगा 2 ही दिन में। तो वही तो बात है। हाँ, जब तक शरीर साथ है नहीं। वहां कहने का अर्थ है कि जो जरूरत से ज्यादा सोया वो खो देगा मौका, क्योंकि जो जगा हुआ है तो वो पा जाएगा उस चीज को। भाई सरकार फ्री में कुछ बांट रही थी, आपके दरवाजे पर आए, आप सोए रह गए तो चला जाएगा आगे। आप जगे हुए थे, आप ले लिए। हाँ, तो वो इसी सेंस में यूज होता है, ये नहीं कि 24 घंटा जगा रहेगा। तो ठीक है, समझ गए। खैर, हम यहाँ सर्वनाम पर बात कर रहे हैं कि जो दूसरे किसी चीज से, दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और वैसा ये सब हो गए संबंधवाचक। जो बोएगा वह पाएगा, तो ये सब हो गए जो, सो, जैसा, तैसा। फिर हो गए छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका हम प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन, क्या, कहाँ, सब है ना। अंग्रेजी में W से एंड होने वाले। हु, वाई, वेयर, ठीक है, व्हेन। वैसे यहाँ कौन, क्या, कहाँ, कब, वह लड़की कौन है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। कौन किसके बारे में है, किसी दूसरे लड़की के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको क्या चाहिए, एकदम लास्ट के आसपास में आता है। हाँ। तो ये जो है हो गए बेसिकली सर्वनाम, ठीक है। हाँ, बस 6 जो है प्रयोग के अनुसार जानिए, इतना काफ़ी है। तो एग्जाम में 6 भी को हाँ हाँ, 10 नंबर के लिए इतना लिखिएगा, काफ़ी हो जाएगा आपको। अब इसके बाद आ गया विशेषण। बताए थे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ये रखिए तो। जय जय।
ये जो है आपको हम कह रहे थे इसी का दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि बोले हम लोग के समय ये बड़ी नामी किताब थी और हम लोग भी इसी से पढ़े, इसी बुक से मैं भी पढ़ा। यही हमारा, हमें व्याकरण यही पुस्तक सिखाई है। माने ये थोड़ा एडवांस में शुरू होता था। पहले एक किताब होती थी जो हम लोग दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, ये जो है चौथी पाँचवीं में जाने के बाद ये आता था। तो यह एडवांस बच्चे जो होते थे वो इनको इनसे पढ़ाया जाता था। सब हम लोग परिवार इसी से पढ़े हैं। तो इसी का आपको दिया हुआ है कंसाइज में, ठीक है, तो अच्छा है, ठीक है। नहीं आता है इंग्लिश वर्जन, हिंदी का इंग्लिश में हिंदी को इंग्लिश में सीखना वो तो विदेशियों के लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं, ठीक है। तो चेंज हो जाता है क्या बहुत? हाँ, अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं तो इसको यहाँ आपको इसका पीडीएफ दे ही दे रहे हैं। इंग्लिश का कोई बढ़िया इस तरह से इंग्लिश ग्रामर के लिए? अच्छा, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम समझे हिंदी को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं। हिंदी इंग्लिश ग्रामर के लिए भी है, और दे देंगे आप। क्या नाम हैं? एक तो रेनन मार्टिन ही है सबसे बढ़िया। बढ़िया से लिखा हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम कंसाइज है, इसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ एग्जांपल भी दिया। एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब साथ में वहाँ रहता है। तो कितना दाम पड़ता है ये सीनियर दाम कुछ बहुत नहीं पड़ता है, अब आजकल पता नहीं कितना दाम है उसका। हम लोग के समय तो उसका दाम कम ही था, 70-75 रुपये होता था। हाँ, इतनी ही मोटी वो भी किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं है। उसमें भी वो तो कॉम्प्रिहेंशन ही सब है उसमें, वो एडवांस लेवल का है काफ़ी, वो भी है पीडीएफ में आपको दे देंगे हम। तो ये देखिए कि जैसे विशेषण हम वही देख रहे थे, हम तो इसी खोले तो देख रहे हैं कि जा इसी का सब शॉर्ट में दिया हुआ है। तो आपको इससे चाहे तो लिख सकते हैं, अगर या लिखने पढ़ने के लिए चाहिए तो ठीक है। हाँ, पीडीएफ में ऐसे है ही। हाँ पीडीएफ है तो बस। हाँ, पीडीएफ है। तो ये देखिए कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम माने सर्वनाम क्या है? बेसिकली संज्ञा ही है एक तरह से, भाई जिसके बारे में बात कर रहे हैं, खाली शब्द उसके लिए, उसकी जगह हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं, तो संज्ञा ही का है रूप वो दूसरा, उसका छाया समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन, इमेज। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, मैंने बताया था, उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो विशेषण हो गया जो कहा जा रहा है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम विशेष्य कह देते हैं। और किसके बारे में कहा जाता है? बेसिकली संज्ञा के बारे में, है ना। हाँ, तो विशेषण के हिसाब से आप विशेष्य और विशेषण हो जाता है। जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको विशेष्य कहते हैं। जो कहा जा रहा है, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ विशेषण क्या हो गया? अच्छा, और विशेष्य कौन हो गया? राम, क्योंकि राम के बारे में कहा जा रहा है। समझ गए? बस यही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है, जो कहा जाए वो विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कड़वे करेले, कड़वा करेला हम बोल रहे हैं, तो कड़वा क्या है? किसका विशेषता बतला रहा है? करेला का। तो कड़वा क्या हो गया? विशेषण, और करेला क्या हो गया? विशेष्य। लाल फूल, तो लाल क्या है? लाल है। कैसा है? लाल है। तो फूल के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा है? लाल फूल है। तो लाल उसका रंग बता रहा है, विशेषण है, और फूल जिसके बारे में कहा जा रहा है विशेष्य हो गया। अब तो ये हो गया विशेषण और विशेष्य, समझ गए। अब विशेषण कितने प्रकार के? विशेषण के भेद, भेद मतलब होता है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो गया सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
ठीक है। पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मैं, तुम, वह। और निजवाचक भी वही है। इनके अलावा और कोई सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आता है तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम की तरह काम करता है। ठीक है, जो विशेषण सर्वनाम की तरह काम करता है। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है बता रहा है कि कुछ घोड़े, घोड़े के बारे में बता रहा है कि कुछ। ठीक है, तो कुछ हो गया यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण होता है लेकिन सर्वनाम की तरह काम करता है। वह नौकर नहीं आया, वह आदमी चला गया। समझ गए? तो बेसिकली कई बार विशेषण जो है सर्वनाम की तरह काम करते हैं, संज्ञा के बारे में बताते हैं, बताने का काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे हमने पढ़ा कि वह नौकर नहीं आया, कुछ घोड़े दौड़ रहे। समझ गए? सार्वनामिक विशेषण। वही हमको तो वही लग रहा है, इंग्लिश में आप खोज रहे हैं तो वही अरिहंत का ही। ठीक है, अरिहंती का होगा, आप ले लीजिएगा जहाँ से मिलेगा, अरिहंत का मिल जाए जहाँ भी ले लीजिएगा उसी को। डेट, डेट आज हाँ 9 तारीख है। अच्छा देखते हैं, मैडम को अगर आज हम बोलते हैं टाइम मिलेगा, लेकिन वही है कि उधर थोड़ा जाना पड़ेगा। उधर उधर ट्रैफिक बहुत रहता है, अशोक राजपथ तरफ थक जाती हैं ऐसे ही जाना। ठीक है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। पहला जो तरह भेद हो गया विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, उसका कुछ क्वालिटी बताता है, गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का, उसे गुणवाचक विशेषण। सीधा नाम से है गुणवाचक, जो गुण बताता है। जैसे अच्छा, भला, विनम्र, शिष्ट, दयावान, बुरा, अभिमानी, पुराना, नया, दैनिक, वार्षिक, बनारसी, देसी, विदेशी, पूर्वी, पश्चिमी, बाहरी, भीतरी, सूखा, गीला, ठोस, ये सब शब्द। पूर्व को पूर्वी, पश्चिम को पश्चिमी। हाँ, मतलब दिशा से है, और क्या। पूर्व, पूर्वी बोला जाता है, पूर्व दिशा भी बोल सकते हैं, पूर्वी की बोला जाता है। पूर्व दिशा नहीं बोला जाता है, गलत है, पूर्वी दिशा से। ठीक है, अब पूर्व दिशा देखिए, वो इस्तेमाल पर है, वाक्य पर होता है कि कैसे आएगा। पूर्व दिशा से भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जब जैसे हम कहें कि वह पूर्वी तरफ दिशा से, ठीक है, पूर्वी तरफ से, कुछ पूर्वी दिशा से मुड़ा हुआ है, इस्तेमाल पर है, इतना उसमें नहीं जाना है। तो खैर, पूर्वी पश्चिमी समझ गए, दिशा से जुड़े हुए शब्द हैं। कठोर, कोमल, कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, लाल, हरा, ये सब यानी या तो उसका गुण बताए, दोष बताए, रंग बताए, आकार बताए, अवस्था बताए, स्थिति आदि बताए, तो उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद हो गया तीसरा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक, जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक, जो संख्या बतलाता है एक तरह से।
दूसरे शब्दों में जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराए। 1000, 400, दूसरा, दूसरी आदि। ठीक है, संख्यावाचक। तो जैसे हजारों, सैकड़ों, लाखों। ठीक है, सैकड़ों पुरुष या लाखों पुरुष कुंभ मेला गए। तो पुरुषों के बारे में बता रहा है, कितने पुरुष, उनकी संख्या बता रहा है कि लाखों। करोड़ों लोगों ने कुंभ यात्रा किया, करोड़ों लोगों ने कुंभ स्नान किया। तो ये सब हो गया संख्यावाचक विशेषण। फिर हो गया परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। परिमाणवाचक तो संज्ञा शब्दों की माप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 लीटर, 5 किलो। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार होते हैं परिमाणवाचक के, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। समझ सकते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जो निश्चित मात्रा बताए कि 2 मीटर, 1 लीटर, 4 किलो, जो निश्चित है, आप निश्चित रूप में बता सकते हैं। जो अनिश्चित वाचक है, जैसे थोड़ा, ज्यादा। अब कोई कहे कि भाई मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो। अरे भाई कितना ज्यादा? ज्यादा। अब ज्यादा का कोई अर्थ है? कितना? अनिश्चित है। कोई कहे बहुत, अरे उसने बहुत पैसा खर्च किया। अरे कितना? किसी के लिए 100 भी बहुत हो सकता है, किसी के लिए 1000 भी हो सकता है, किसी के लिए लाखों भी बहुत हो सकता है। तो थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, ये सब जो है अनिश्चित वाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित वाचक है जो निश्चित परिमाण बताते हैं, जैसे 2 मीटर, 1 लीटर, 1000, 10,000। फिक्स्ड है 10,000। उसने 10,000 रुपये खर्च किए, तो पलता है कि 10,000 खर्च किए। उसने कहा बहुत पैसा खर्च किया। अब हम सोचते रहेंगे कितना किया, कितना किया। ठीक है, तो परिमाणवाचक में भी दो तरह के हो गए, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये हो गए विशेषण। ठीक है, अब कुछ जो है प्रविशेषण एक शब्द होते हैं, विशेषताओं के भी विशेषण, जो विशेषता के बारे में भी उसका डिग्री बताता है कि कितना। जैसे हम कहें वह अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह थोड़ा अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, उसने, वह लाल है, यह बहुत लाल है। आप बोलते हैं ना सर ये बहुत लाल है सर। ठीक है, तो जो विशेषताओं का भी विशेषण कहते हैं, जैसे उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, लिखने के लिए खाली जान लीजिए। राम बहुत तेज छात्र है, तेज हो गया विशेषण, कितना तेज? बहुत तेज। वह लड़की बहुत चालाक है, चालाक हो गया विशेषण, बहुत चालाक। अत्यंत सुंदर, एक हुआ कोई लड़की, हमने कहा सुंदर, हमने कहा बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर है। ठीक है, बड़ा साहसी, बड़े साहसी, सिंदूरी लाल। हाँ, लाल है, किस तरह का लाल है? सिंदूरी। भाई लाल का भी बहुत तरह का शेड होता है। तो ये आपको
है ये लाल वर्मिलियन है। वर्मिलियन रेड हम अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी में उतना नहीं जानते। हालांकि वर्मिलियन सिंदूरी हो गया ना, नहीं वर्मिलियन का सॉरी क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड है, वर्मिलियन नहीं, क्रिम्सन। हम लोग जो पेंट करते थे तो दो ही तरह का हम लोग को, जैसे लाल उसमें रहता था तो देखते थे, जो बचपन का याद है, एक वर्मिलियन रेड होता था, एक क्रिम्सन रेड होता है। ये क्रिम्सन रेड है, ठीक है। दो ही लाल का नहीं, बच्चों के लेवल पर होता तो बहुत शेड है, लेकिन हम लोग जो बच्चों में हम लोग जो पेंटिंग किट मिलता था, ग्रीन में किस तरह का आता होगा? ग्रीन में दो तरह का ग्रीन होता है, एक लेमन, नहीं लेमन येलो होता है, ग्रीन बहुत होता है। हम बोले ना कि बच्चे में हम लोग जब थे 4th-5th क्लास में, उस लेवल पर जो किट मिलता था उसमें जितना कलर हमको याद है वो हम बता रहे हैं। पेंटिंग में हम अच्छे नहीं थे, पेंटिंग में ही हमारी खाली एक धुलाई हो जाती थी। पेंटिंग वाले टीचर भी पीटते थे? अरे बहुत, वही तो कड़े टीचर थे, पीटने वाले एक वही थे, बाकी कोई टीचर नहीं पीटते थे। हम लोग का अजीब था, मतलब सोचते थे कि बताइए मेन सब्जेक्ट में कोई नहीं, क्योंकि पीटना हमारे अलाउड नहीं था ऐसे तो। लेकिन वो जो है बड़े स्ट्रिक्ट थे पेंटिंग वाले। हम कह बोलो बाकी कोई टीचर स्ट्रिक्ट नहीं, वो पेंटिंगे वाले बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और हमसे बनता नहीं था पेंटिंग वेंटिंग। एक दो बार छड़ी खानी पड़ी, एक आध बार, तो उनसे हम लोग बहुत घबराते थे भी बड़े लंबे चौड़े विशाल से टीचर। उस समय हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे तो उनका नाम राका रख दिए थे। राका जैसे विशाल था, बहुत विशाल थे, शरीर चौड़े हट्टे कट्टे, लंबे भी थे, तो उनको हम लोग राका सर ही उस समय राका ही सर कहते थे हम लोग। नाम क्या था? उनका नाम था गिरीश चंद्र। उम्र कितना होगा उस समय? उम्र उस समय रहा होगा 35-35 के आसपास रहे होंगे, 35-40 के रहे होंगे। वो यंग टीचर में थे उस समय हम लोग थे। ओल्ड टीचर में हमारे मैथ्स वाले थे जगदीश चंद्र पांडे सर, जेसी पांडे सर। बताए कि तब से थे जब राजेंद्र बाबू भी आए थे स्कूल में। 53-54 की घटना होगी, 54-55। उस समय वो यंग टीचर थे, नए नए आए ही थे 1-2 साल। अभी है कि नहीं, कोरोना में एक्सपायर कर गए, एज भी हो गया था और कोरोना में। बताइए, मतलब कि उन्होंने स्कूल में ही लगभग 70 साल की सर्विस कर ली, लगभग 95 साल के आसपास। हाँ हाँ, उम्र थी। हम ही लोग के समय बोले कि जब हम लोग थे उस समय ही बहुत बुजुर्ग लगते थे, लेकिन हाँ फिट फाट थे पूरा। फिट फाट का मतलब पूरी तरह फिट फाट, आपसे भी ज़्यादा फिट दम, पेट बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। आते थे कोट पैंट पहन के, बंद गले का कोट पहन के। हाँ फिट थे, पतले नहीं थे। फिट मतलब कि जो शारीरिक रूप से कहीं फालतू चर्बी नहीं हो शरीर में, वो फिट हुआ। पहाड़ पर वो पैदल चढ़ के आते थे, बहुत फिट थे। पतला थे, मीडियम। हाँ, दम फिट का मतलब फिट ही है, दम कहीं शरीर से हेल्दी थे, बट वजन कितना होगा? वजन उनका रहा होगा, क्योंकि लंबे चौड़े थे, लंबे थे, हमको लगता है 6 फीट के होंगे। तो हाँ, नहीं उतना वजन नहीं रहा होगा, 65-70 रहा होगा। हाँ, ज़्यादा वैसा वो नहीं थे एकदम। जिस दिन उनको पनिशमेंट देना होता था बुलाते थे, इधर आओ, आप आइए इधर, इधर आइए। उनका पनिशमेंट यही होता था, जाओ, यही उनका पनिशमेंट था। महान टीचर थे सर, हमको बहुत ज़्यादा मानते थे, क्या कहें।
हमको सज़ा देने पर बात हो जाती थी तो बेचारे एक बार हुआ, आए कहे तुम लोग हमारा होमवर्क नहीं करते हो, सीरियसली नहीं लेते हो, आज मैं सबको पनिशमेंट दूंगा जो जो होमवर्क नहीं किया। कौन कौन होमवर्क नहीं किया, सब खड़े हो जाओ। उस दिन डंडा लेके आए थे बच्चों को डराने के लिए टेबल पर डंडा रखे हुए थे, आज मैं सबको पनिशमेंट दूंगा, तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो, ध्यान नहीं देते हो। कौन कौन होमवर्क नहीं किया है, सब खड़े होने लगे कि क्योंकि कोई उनका डांटते मारते थे नहीं, डांटते भी नहीं थे, कभी उनको हमने तेज़ आवाज़ में ही नहीं सुना बोलते हुए। तो सब बच्चे खड़े होने लग गए, होते 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 पूरा लास्ट में हम खड़े हो गए हम क्या, हमको तो होना ही पड़ेगा, क्या करें अब। तो हम भी खड़े हो गए। अब देख रहे हैं कि जा रहा, केस भी आगे से खड़ा हो गया तो कह रहे हैं अब इसको तो हम पनिशमेंट दे नहीं सकेंगे, तो हम चलो सभी को माफ़ी करना पड़ेगा फिर हमको, चलो भाई सबको माफ़ी है, बैठ जाओ सब। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत हमको मानते थे। ऐसे टीचर होते हैं बताइए जो बच्चों से भी ज़्यादा मानते थे स्टूडेंट्स को, बड़े महान टीचर्स थे सब। और ये नहीं सबको ध्यान देते थे, ऐसा नहीं कि मैंने खाली हम ही को ध्यान देते थे, लेकिन हाँ थोड़ा हमसे ज़्यादा स्नेह था, वो अलग बात है। खैर, उनका एक विशेष ये था कि वो जब टेस्ट होता था, टेस्ट का पेपर बांटते थे, तो पहले वो बच्चों से पूछते थे कि अच्छा तुम कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद फिर एक्चुअल मार्क्स उसका बताते थे कितना मार्क्स आया है, तो बताओ क्यों फ़र्क आया, तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्यों फ़र्क आया। नहीं, मतलब था कि उनका एक मतलब वो जैसे उस समय क्या है, कोई टीचर इतना वो नहीं करता था, जैसे और कई लोग थे, लेकिन कि भाई आप पेपर दिए तो आपको पता है आपने कैसा लिखा है, तो आपको कितना, भाई मैथ्स में तो है कि मैथ्स में ऐसा नहीं ना है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है कि आपने सही लिखा तो सही मार्क्स आएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, या कितने मार्क्स मिलेंगे वो आपको बिल्कुल उसमें डेफिनिट है। आर्ट्स की तरह नहीं है कि भाई हाँ कम ज़्यादा हो सकता है, वो टीचर के इवेल्युएशन पर है। मैथ्स में कि सही किया तो फुल मार्क्स, गलत किया तो ज़ीरो। तो इसलिए वो पूछते थे कि अगर मतलब कहाँ आपसे गलती हुई, जो आपको क्यों नहीं, भाई अगर सही गलत तो बच्चों को पता चल ही जाता था कि सवाल हमने सही किया कि गलत किया, मिला लेते थे क्वेश्चन एक दूसरे से डिस्कस करके कि हाँ भाई ये। तो एक बार जैसे हमसे पूछे कि कितना, तो हम बोले सर 95 आएगा, तो बोले कि नहीं आपको 100 मार्क्स आया है। हम कह रहे ही कैसे हो गया 95 तो हम ही सोच रहे थे कि 100 हमको कैसे मिल गया तो पता चला कि एक सवाल मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया था, एक सवाल मेरा 5 नंबर का गलत हुआ था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया था, तो बोले कि मैंने उसको सही मानते हुए तुम्हें 100 मार्क्स दे दिया जो है। तो सब बच्चे भी सोचने, सब जान रहे थे कि इस बार, क्योंकि 100 ही मेरा जब सामान्यता आता था मैथ्स में, उस बार मैंने एक सवाल 5 नंबर का गलत कर दिया था हड़बड़ी में। तो जो है मैं सोच रहा था कि 95 आएगा, तो बोले कितना आएगा आप, तो मैं कहा 95, बोले 100, तो सब बच्चे ताली पीटना शुरू किया, रही तो एक्सपेक्ट करता है उससे भी ज़्यादा आ जा। बहुत बच्चे बड़ा इनकरेज करते थे हमको, जो कह रहा है। हाँ, तो यहाँ हम लोग विशेषण देख रहे थे। विशेषण हमने देख लिया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, इतना ही काफ़ी है विशेषण में। दिखाई तो क्वेश्चन पेपर, दिखाई तो क्वेश्चन बैंक का। संज्ञा, अच्छा क्रिया भी पूछा है, संज्ञा अथवा क्रिया। नहीं पूरा पूछता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, सो उदाहरण सहित लिखिए। 5 नंबर में भी पूछा इस बार, 69 था।
इस बार का पेपर भेजे थे ना आपको हिंदी का? भेजे तो हैं। इस बार का देखें क्या क्या है। ये ऐसे का और जनरल हिंदी का एक ही साथ पूछा। देखिए, देखते हैं इस बार का। तो एक विषय पर निबंध लिखिए 500 शब्द में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये सब कैसे लिखिएगा जी? बेरोजगारी की समस्या और आज का युवा, शिक्षक और शिक्षार्थी, बदलते नैतिक मूल्य, किन्नर समाज। उसके बाद सार किसका है? इसी का है ना, बीपीएससी। हाँ अच्छा, इसमें भी सार भी आने लग गया 1/3 शब्दों में। अच्छा, यूपीएससी की तरफ पूछ रहा है। मुहावरे का अर्थ लिख के, मुहावरे, अभिमन्यु मरण, कंचन बरसना, अंगूठी का नगीना। पर्यायवाची लिखिए, इंद्र, आम, कृपा, तलवार, तोता, पंख। अरे सब याद करना पड़ेगा आपको। 5 के विलोम लिखिए। संज्ञा विशेषण की परिभाषा देते हो, उसको 10 नंबर का ये आता है एक इसमें से। अच्छा, एक ऑप्शन में रहता है। 5 शब्दों का संधि विच्छेद करिए। वाच्य भी पूछा है, वॉइस भी पूछा है। वाच्य की परिभाषा देते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, इतना। अच्छा, तो हो जाएगा, 30 नंबर ला सकते हैं। हाँ ठीक है, सब बताना और सब पड़ेगा तो याद करने वाला चीज़ है ना। चलिए ठीक है, वही हम देख रहे थे। और सर्वनाम, काल, कारक पूछा है, सब बताना ही पड़ेगा। संज्ञा की परिभाषा देते हुए पहले कम पढ़ा दिया है थोड़ा, पहले और कम पूछता था ऑप्शन में, लेकिन पूछने लगा अब। चलिए ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ हमने विशेषण और प्रविशेषण देख लिया, ठीक है। क्रिया क्यों गया? क्रिया बाद में दिया है। समास, अरे सब तो ठीक है, क्रिया कहाँ गायब कर दिया भाई? राजकुमार का ऊपर क्यों लगा दिया? संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, संदेश, समास। अच्छा, बाद में क्रिया दिया है 34 पेज पर। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कर लिया आज। अब अगला है हमारा क्रिया। क्रिया देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था हाँ, कि जिससे कोई काम का होना समझ में आता है। दूसरे शब्दों में किसी कार्य, घटना
अथवा अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कार्य होने या करने को क्रिया कहते हैं। कार्य होने या करने को क्रिया कहते हैं। जैसे शाम खेलता है, किताब गिर गई, शीशा टूट गया। तो इन वाक्यों में खेलता है में खेलने की क्रिया है, गिर गई में गिरने की क्रिया है, टूट गया में टूटने की क्रिया है। ऐसे ही आपको लिखना होगा, इसलिए देखिए दम इन नोट्स की तरह आपको ये मिल गया है PDF। एग्जैक्टली ये पूरा लिख देना है, समझ गए? वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, मार्क्स मिलेगा। तो इन वाक्यों में खेलता है में खेलने की क्रिया है, गिर गई में गिरने की क्रिया है, टूट गया में टूटने की क्रिया है। तो इन शब्दों में से कार्य के किए जाने अथवा होने की स्थिति का बोध होता है, इसलिए इनको क्रिया कहते हैं। तो इन वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया अनिवार्य रूप से रहती है भाई, क्योंकि मैंने बताया था मैंने आपको बोला था सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संज्ञा, उसके बाद क्रिया। क्योंकि हम कोई घटना के बारे में बताते हैं, तो घटना है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, और किसके बारे में कह रहे हैं वो क्या हुआ है, तो संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा और फिर क्रिया मैंने बताया था आपको, उसके बाद विशेषण सर्वनाम बाकी आते हैं। ठीक है, तो अब क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के भेद। तो क्रिया का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर मूल धातु और यौगिक धातु। धातु समझ लीजिए, धातु भी समझाना ही पड़ेगा। देखिए, सभी क्रियाओं में बहुत अंश समान रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे खाना, देखिए ध्यान दीजिए, खाना, खाया, खाता, खाओ, खाइए आदि में खा समान रूप से विद्यमान, सब में खा है। खा के बाद कुछ बदल रहा है, खाया, खाना, खाता, खाओ, खाइए, खाया। ठीक है, खा सब में है, समझ रहे हैं? तो जो सब में एक तरह से होता है समान रूप से, इसको धातु कहते हैं। यह अर्थ की दृष्टि से क्रिया का मूल रूप होता है, यानी बेसिकली मूल जो है उसका खा है, धातु उसको बोलते हैं, मूल रूप धातु बोला जाता है। समझ गए? वो क्रिया का यहाँ खाने में मूल धातु क्या है? खा। उसके बाद उसका बाकी संज्ञा सर्वनाम के अनुसार या उसका बदलता है, खाया, खाए, खाई, खाता। ठीक है, खा चुका। तो खा सब में रहेगा, इसलिए खा धातु है। तो दूसरे शब्दों में क्रिया का मूल धातु है। ठीक है, हाँ, तो वही कहा जा रहा है, धातु। समझ गए? तो अब यहां है रचना के आधार पर धातुएं दो प्रकार के होते हैं। मूल धातु, जिसमें धातु अपने मूल रूप में विद्यमान हो। ठीक है, जैसे खा, देख, पी, आ, पढ़, दौड़, लिख आदि मूल धातु है। अभिषेक पढ़ो, तो पढ़ना, यहाँ पढ़ जो है मूल धातु है, पढ़।
लिखो, लिख मूल रूप में है, उसमें बता रहे हैं वो किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता है। अभी देखिए ना, अभी जानिए, अभी याद करना है आपको कि खाया, देखा, पिया, पढ़ा, ठीक है, मूल रूप में है, पढ़ है, पढ़ी है, बस खाली उसमें अ आ ये हो जाता है। दूसरा है यौगिक धा, यौगिक कहते हैं जब कुछ मिलता है तो उसको यौगिक कहते हैं, जिसमें धातु के मूल रूप के साथ कुछ और शब्द जोड़कर क्रियारूप बनाया गया हो। दूसरे शब्द में धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। जैसे उठ में आ जोड़कर उठाना, उठ में आ जोड़ दिए उठाना, अब उठना हो गया और उठाना हो गया, समझ गए, उठ। अब उठ में अगर है कि वह उठा तो ये मूल धातु हो गया, और उठाया, पढ़वाया, लिखवाया, समझ गए। लिखना है मूल धातु, लिखा, पढ़ा, पढ़ाया, तो ये हो गया यौगिक धातु, ठीक है। खेला, खिलवाया या खिलाया, खिलाना। झूठ से झुठलाना, खट से खटखटाना, ये सब हो गया यौगिक धातु, ठीक है। याद करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, एक साथ ज़्यादा ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग से बना है, योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना, जुड़ा हुआ, मिक्स्ड, सिंगल एंड मिक्स्ड। मूल हो गया ओरिजिनल, और ये हो गया कंबाइंड। लिख लीजिए, लिखना है अंग्रेजी में इसको, मूल, ओरिजिनल, यौगिक, कंबाइंड। कल जर्नलिस्ट छूट गया था सर, जर्नलिस्ट किसको कहते हैं? जर्नलिस्ट जो है वो, देखिए सब शब्द अलग अलग हैं, जो अब रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। जनरली जर्नलिस्ट कहते हैं जो लोग अखबारों में लिखने का काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखिए एक्चुअली अब इसमें डेप्थ में आपको घुसना पड़ेगा, कैसे होता है प्रक्रिया, ठीक है। तो जैसे कि होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो मौके से सूचना देते हैं, कहीं जहाँ मौका, जहाँ भी वारदात, कोई घटना है, कुछ है, वो रिपोर्टर कहे जाते हैं, ठीक है।
अब वो सूचना मिलने के बाद उसको लिख के उसका जो प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल के रूप में या न्यूज़ आइटम के रूप में, वो जर्नलिस्ट हो जाता है। क्योंकि अकेले का काम नहीं ना होता है कि वही वहाँ कवर भी किया, वहाँ से सूचना प्राप्त भी किया, फिर उसको लिखा, एडिट किया, बहुत लोग का काम होता है। ये एडिटोरियल वाला काम जर्नलिस्ट नहीं नहीं, एडिटोरियल नहीं एडिटोरियल नहीं, मैंने कहा उसको जो है वो लिखने का काम। न्यूज़पेपर पे। हाँ, न्यूज़पेपर पे या टीवी पे। अब टीवी में भी हो गया, चूँकि प्रिंट मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब काफ़ी ये हो गया। न्यूज़पेपर और टीवी में कंटेंट देने वाले, कंटेंट मतलब न्यूज़ कंटेंट। कुछ भी हो सकता है, कंटेंट तैयार करने वाले या देने वाले। तो रिपोर्टर जर्नलिस्ट में थोड़ा फर्क है। जैसे एंकर होस्ट हो गया, रिपोर्टर जर्नलिस्ट हो गया। रिपोर्टर तो रोड पे खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा है कि ये हो गया, ये घटना घट गया है। वो तो भाई, वो तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक में आप देख रहे हैं तब ना। पहले होता था कि भाई वो लिखित रूप में भेजते थे कुछ रिपोर्ट, अखबारों में लिखित रूप में या फैक्स के माध्यम से, टेलीप्रिंटर के बहुत टेलेक्स के माध्यम से, बहुत पहले अलग अलग टेक्नोलॉजी होता था। तो वो वहाँ से मौके से कुछ लिख के या फ़ोन के द्वारा रिकॉर्डिंग, पहले तो बहुत सारा आप इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज देख रहे हैं, नहीं तो पहले क्या है कि चिट्ठी के द्वारा भेजा जाता था समाचार, ठीक है, चिट्ठी के द्वारा यहाँ आता था, फिर चिट्ठी से फास्ट हुआ कि टेलीग्राम के द्वारा आने लगा, फिर फैक्स का आया, ठीक है, वायरलेस हुआ, रेडियो के द्वारा या फ़ोन के द्वारा रिकॉर्डिंग के द्वारा भेजते थे। तो रेलवे स्टेशन पर लगा रहा था टेलीग्राफ, केवल रेलवे ही स्टेशन पे सुविधा था और कहीं पे नहीं। क्योंकि रेलवे लाइन के साथ साथ उसका तार बिछा रहता था, इसलिए उसका वहीं पर वो रहता था रेलवे स्टेशन पे। कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं, बंद हो गया। हाँ सही बात है, बंद कर दिया गया। हम लोग के सामने ही बंद हुआ है। ये 2000 दिल्ली में थे हम उस समय, मेरे ख्याल 2012 के आसपास बंद हुआ है। तो उस समय से ये क्या बोलते हैं, पोस्ट कार्ड और टेलीग्राम दोनों सेवा ऑफिशियली बंद तो बहुत सालों से हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली बंद नहीं हुआ था। कामकाज होना उसका बंद हो गया था, ऑफिशियली बंद कर दिया गया 2011-12। तो हम कुछ सैंपल बचा के खरीद के रख लिए थे पोस्ट कार्ड, कि भाई आगे आने वाले लोगों को दिखाएंगे कि देखो इस तरह का पोस्ट कार्ड हुआ करता था पहले, जिस पर आप लिख के कुछ भी, ओपन लेटर होता था। अब फैक्स करने पे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अब फैक्स कहाँ होता है, अब तो मतलब बहुत कम, खाली ऑफिशियल पर फैक्स अब कौन करता है। अब तो सब ईमेल व्हाट्सएप सब आ गया, तो फैक्स कौन करने जाता है। अब फैक्स कोई करता है। कोरोना के पहले तक तो सुनते थे ऑफिशियली रहता था, क्योंकि ऑफिशियली वो लोग ये सब मॉडर्न को नहीं अडॉप्ट किए थे। अब तो ऑफिशियल में भी व्हाट्सएप ही सब आ गया। अब तो सरकार का काम ही अब तो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टेंट सब कुछ भी भेज देना। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। सब देखिए ना, हम ही को आते रहता है सब, जो भी है सरकारी सूचना सब व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। अपना फट से इंस्टेंटली सारा चीज़ पीडीएफ जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में, इमेज है, फ़ोटो है, टेक्स्ट है, जो भी है सब अपना शेयर हो रहा है।